बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान भारत कशीदगी हुई, जब से पहलगाम वाक़या हुआ और फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, तब से लेके अब तक जो पाकिस्तान की अपनी लोकल हुकूमत जो थी, जो पाकिस्तान की सियासत थी, जिसमें हर रोज़ हमें कोई नई डायरेक्शन नज़र आया करती थी, जिसका सेंटर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, इमरान खान रहे, उससे एकदम से तवज्जो बिल्कुल हट गई। और सिर्फ ये पाकिस्तान इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल सियासत जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ खबरें हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह की डेवलपमेंट सामने आती हैं जो इससे पहले शायद कभी नजर ना आया हो। सो आज भी हमारे पास प्रोग्राम में जो टॉपिक्स है उसमें हम डिस्कशन में लेके आएंगे जो थ्रू आउट द ग्लोब हो रहा है उस पर बात होती है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले कुछ देर तक हम बात करें, 9 मई केसेस में भी सजा जो है वो सुना दी गई है मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी MNAs भी इसमें शामिल है। सो इसके बाद जो खबरें सामने आई वो ये कि शायद ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे, जिसकी मुख्तलिफ सहाफियों ने तस्दीक भी की, मुख्तलिफ सहाफियों ने तरदीद भी की। इससे पहले बात करते हैं, मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। आमना, कल आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर पाई थी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जाना नहीं था। आपको क्या लगता है ईद से पहले जो खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि इनमें कोई सच भी है या सिर्फ अफवाहें हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं ईद से पहले? नम्रा, आई थिंक मेरा इस पे सिर्फ मुस्कुराना ही काफ़ी होगा, क्योंकि मैं तो हैरान हो गई आपकी ये बात सुन के। आपने जब कहा कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये सच भी है या नहीं मुझे नहीं पता कि ये बात भी कैसे हुई, कहाँ से आई। और I mean, I'm sorry with all due respect, but it doesn't make any sense for me. ये किसने अफवाह उड़ाई और कैसे उड़ाई? इमरान खान साहब क्या कोई ईदी का लिफाफा है जिसको ईद से पहले हमने जो है वो तिजोरी से बाहर निकालना है? मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के बाहर आने का ईद से और ना ईद से क्या ताल्लुक है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के जुर्म में, पाकिस्तान के पैसे खाने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है। उसका ईद से पहले वो जब कोई मौका आता है हम सनसनी फैला देते हैं। ये क्या बात हुई? चले ठीक है। साथ साहब, आज अचार अब्बासी साहब की कल की खबर हमने डिस्कस की थी। आज की जो खबर है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि नैब के ओहदेदारान और हुकूमती ओहदेदारान ने साफ इस बात की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिलते जिससे ये बात साबित हो सके। कोई ऐसे केसेस नहीं है, हमें कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिले, कोई ऑर्डर्स नहीं मिले कि इमरान खान के ऐसे केसेस मौजूद है जिसमें उनको रिहाई मिल सकती है। सो मैं कानूनी एतबार से पूछ रही हूँ, सियासी हमने कल इसको डिस्कस कर भी लिया था, कानूनी एतबार से कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लगता है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? क्योंकि ये खबरें कहाँ से फैलाई, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। मैं नहीं जानता कि इन खबरों के अंदर क्या सच्चाई है। मैडम ने जो बात की हुकूमत के पर्सपेक्टिव से वो बात रीजनेबल लगती है। ईद के अंदर कुछ ही दिन रह गए हैं और इसके ऊपर तो बात हो सकती है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई नियर फ्यूचर में कानूनी प्रोसेस से हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पे हम बहस कर सकते हैं। बिल्कुल यही। लेकिन ये कि ईद से पहले हो जाएगी, दुआई की जा सकती है, मुझे प्रोबेबल नहीं लगता। मैडम की बात इसके अंदर दुरुस्त है, चंद दिन रह गए हैं, ऐसे कोई मुकदमात उस नौयत से नहीं चल रहे कि कहा जाए कि अगले 3 या 4 बिजनेस डेज। मेरी तो ईद नम्रा पहले ही हो गई है। मैडम मैं गुजारिश करूं कि जिस दिन बैरिस्टर साद रसूल मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो मेरी तो ईद हो गई है। लेकिन आमना उन्होंने साथ कहा कि हम दुआ भी करते हैं, सो हो सकता है उनकी दुआ कबूल हो जाए। नहीं, दुआ बेशक करें, उनका मेरे साथ एग्री करना जो है वो मेरे लिए ईद का मकाम है। बहुत शुक्रिया मैम। मेरा मैडम इसमें कहना यह है कि इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर उनकी रिहाई शायद हो सकती है। लेकिन ये जो ईद से पहले की बात है, अगर आप इसको रीजनेबली देखें तो ईद से पहले इफेक्टिवली सिर्फ 3 बिजनेस वर्किंग डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। थर्सडे ऑनवर्ड्स इफेक्टिवली ईद की छुट्टियां फॉर द मोस्ट पार्ट शुरू हो जाएंगी। तो ये पॉसिबिलिटी कि वो वेडनेसडे से पहले अदालत से रिलीज होंगे, ये मुझे काफी अनलाइकली लगती है, जिस वजह से मैं मैडम की बात से एग्री करता हूँ कि ईद से पहले तो नहीं लग रहा। लेकिन जो कानूनी बात है, जिस तरह आपने शुरू में पूछा, अगर उस पर एक सेकंड बात की जाए, मैडम ने अपनी बात में थोड़ी एग्जैजरेशन की कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है जिनको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने पे और दीगर चीज़ों पे कन्विक्शन हुई है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब को भी 9 मई में कोई कन्विक्शन नहीं हुई। इमरान खान साहब की इस तरह की कोई कन्विक्शन नहीं। इमरान खान साहब को जिस कन्विक्शन के अंदर मैंने पाकिस्तान के पैसे खाने पे भी जी मैं जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी चीज़ों के अंदर जहाँ पे कन्विक्शंस हैं भी, उसमें या उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है या बेल ग्रांट हो गई है, जिस वजह से वो ज़ेर तहवील हैं
मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी कन्विक्शंस नहीं हैं, जिस वजह से वो ज़ेर तहवील हैं वो ये है कि उनकी अलकादर ट्रस्ट के अंदर इफेक्टिवली उनकी अभी तक ना जजमेंट सस्पेंड हुई है जो उनकी नीचे से कन्विक्शन हुई थी, और ना उनको अभी तक बेल ग्रांट हुई है। 190 इसके- मिलियन पाउंड केस। जी उसको अलकादर ट्रस्ट भी कहते हैं। तो उस मुझे पर्सपेक्टिव पता के है, अंदर लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के पैसे थे। मैडम ये तो खैर अभी इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर चुकी है कि उन पैसों के ऊपर जो दीगर लोगों की बेल्स हुई उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। हमें जुडिशल प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो एक पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मुकदमे के अंदर दायर की गई है, अगर उसको सुन के अदालत सेंटेंस को सस्पेंड कर दे तो इमरान खान साहब की कानूनी प्रोसेस के अंदर रिहाई हो सकती है। क्या वो अगले 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा ईद से पहले? ये अनलाइकली लगता है, लेकिन आज नहीं तो कल किसी ना किसी वक्त ये एप्लीकेशन सुननी पड़ेगी, और जब भी सुनी जाएगी तो इमरान खान साहब की मेरा ख्याल है जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी। उसके मेरिट्स के अंदर कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। अच्छा ठीक है, चलें ये तो हो गया। अच्छा आमना आपकी तरफ आऊंगी, हम पाकिस्तान इंडिया को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जंग के दिनों के दौरान एक जानिब पाकिस्तान ने अपनी बेमिसाल सलाहियतों और पाक अफवाज की शुजाअत की वजह से जो जंग है उसको बहुत ही दिलेराना तौर पर जीता। दूसरी जानिब आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारतकारी है वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, और फिर साथ ही जो दहशतगर्द भारत है उससे किसी किस्म की भी तवक्को की जा सकती थी। इसीलिए शायद ये वजह है कि सीज फायर हो जाने के बाद भी जंग बंदी हो जाने के बाद भी भारतीय वजीर आजम ने मुसलसल अपनी तमाम तर तकरीर में ये कहा कि हम लोग जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेंगे। अब इसके बाद जो अहम सवालात आते हैं कि आइंदा क्या होने जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद मी। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमना ब्रेक से पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि पाकिस्तान ने जंग जीती, लेकिन भारत से हम कुछ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो वजीर आजम है भारत के वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपना ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं किया, ऑपरेशन अभी भी जारी है। सो जहां पे एक तरफ सरहदी कशीदगी जो है वो जारी है, वहीं पर पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व अमान के फरोग के लिए अहम सिफारती इकदाम उठाए बहुत तेजी से। उसमें जो एक प्रॉब्लम पाकिस्तान को दरपेश था वो अफगानिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी अब पाकिस्तान ने अपने सिफारती ताल्लुकात को मजीद तेज कर लिया। उसका एक सबूत तो ये कि कल हमने देखा था कि पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने किस तरह से अपने सिफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता तौर पर उनका ऐलान किया, उनको आगाज करने का। आज पाकिस्तान के नायब वजीर आजम ने अफगान अच्छी चीजें आप देखती रहती हैं, थोड़ी सी बैरिस्टर साहब को भी दिखा दिया करें। वो तो जब से हुकूमत बनी है आप कल हमारे साथ नहीं थी, नाला है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी नाला है, सबसे ही नाराज रहते, तो इनको भी दिखाया करे थोड़ी ऐसी नहीं उन्होंने भी देखी थी, कल हमने डिस्कस किया था, आप हमारे साथ नहीं थी। इनकी मेरा हाल है हीलिंग एनर्जीज नहीं, मैं समझ रही हूँ कि साथ साथ की हीलिंग एनर्जीज इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर का दुख ही अट्रैक्ट करते हैं। नहीं हम बहुत खुश हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू से कि मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड टू से बाय द वे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। नहीं, I am glad to say that. I'm sure you are glad. So am I, and I'm sure almost everybody in Pakistan is glad about that. But I am 110% sure ये वो वाहिद बात है जिसके ऊपर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर आप साथ से पूछेंगे, he will definitely have another side to it, जो इन्होंने कहीं ना कहीं से उसमें ढूंढा होगा और गलती ढूंढी होगी। वो तो क्रिटिकल कोई चीज निकाल के लेके आएंगे। लेकिन खैर आमना, आज जो बात हुई वजीर, माशाल्लाह उनकी हीलिंग पावर्स ही इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया का गम दूर दूर से उनके पास चला आता है। अच्छा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ? फॉर श्योर। ओके, तो नायब वजीर आजम ने नाजरीन को भी बताते चले कि आज जो है वो बात हुई उनकी कायम मकाम वजीर खारिजा से। उसके दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन के फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर भी इत्तफाक राय हुआ। अब आमना, आपको क्या लगता है कि इस खित्ते में मुआशी ताउन और राबते की फरोग के लिए और फिर भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को मजीद मिर्चें लगाने के लिए जो है ये कितना अहम था? देखिए नम्रा, भारत की ना इस वक्त जो सिचुएशन, क्योंकि आपने मेरा ख्याल है गालिबन 2-3 दफ़ा मेरे से ये सवाल पूछा, भारत की इस वक्त सिचुएशन जो है ना, और मोदी सरकार की खास तौर पे उनकी सिचुएशन खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको वो अपना एलाय समझते थे, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी बात है उनकी आई थिंक मेजर रिलायंस जो थी वो यूएस के ऊपर थी, और बहुत हद तक हम लोग भी जिस वक्त तज्जिया कर रहे थे
way before पहलगाम, तो उस वक्त हम इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जी US might side with इंडिया और सारा कुछ. खास तौर पे साद रसूल साहब ने तो कहा था कि आपकी बैंड बच जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है और ट्वीट कर दिया है. कोई ट्वीट थी जिसका ये सहारा है, कोई ट्वीट थी जिसका आप सहारा ले रहे थे. ये किस बदबख्त ने कहा कि आपकी बैंड बच जाएगी पाकिस्तान की? ये कौन है? आप क्यों इस तरह के इल्जाम ले रही हैं मैम? प्लीज मुझे बताएंगी कि कब कहा था किसी ने कि बैंड बच जाएगी? आपको इस जुमले से, आप मुझे कुछ अरसे से, आप मुझे कुछ अरसे से जानती हैं. क्या आपके ख्याल में मेरी जुबान ये है कि मैं कहूँ, आपके ख्याल में क्या ये मेरी जुबान है कि किसी की बैंड बच जाएगी? आप मुझे 6-8 महीने से जानती हैं. मैंने आम इंसानों वाली जबान में कहा है ना, मैंने उसको आम इंसानों वाली जुबान का, वरना मैं कहती बसद एहतराम. देखिए मैं आपको ये बता, बसद एहतराम आपकी बैंड और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं. हम ना बसद एहतराम आपकी बैंड के बाद में कह दिया ताकि आम आवाम को समझ आ जाए. जी है ना. तो बात ये है कि उनकी हालात इस वक्त जो है ना, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली है. उनको सिर्फ ये टेंशन पड़ी हुई है. सबसे बड़ा धचका उनको उस वक्त लगा जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनका साथ नहीं दिया. नॉट ओनली साथ नहीं दिया, बड़े ओपनली फैक्ट स्टेट किए कि उन्होंने कहा सीज फायर के लिए उनके कितने तैयारे गिरे, क्या हुआ. सारी दुनिया इन फैक्ट्स को जो है वो रीइटरेट कर चुकी है. ये सिर्फ अब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन नहीं रही, ये पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन रह गई है. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ईरान ने, ताजिकिस्तान ने, टर्की ने, उज़्बेकिस्तान ने, सारे जो हमारे आज़रबाईजान ने, जितने हमारे ममालिक हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और सिर्फ साथ नहीं दिया, उसके बाद जो हमारे बड़े पॉजिटिव दौरे रहे इन तमाम ममालिक के, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वो हुए, जो चाइना का दौरा हुआ जहाँ पे अफगानिस्तान से मुलाकातें रहीं और वो भी बड़ी कामयाब मुलाकातें रहीं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है. और ये वो मोमेंटम. अच्छा ये बताएं कि ये मोमेंटम जो बिल्ड हो रहा है, आमना माजब के साथ आपको इंटरप्ट किया, हमारा जो वफ्द है न्यूयॉर्क पहुंच गया, उसकी भी कुछ अपडेट दीजिएगा. कोई बात नहीं, आप करती रहती हैं. ऑफ कोर्स मेरा काम है वो तो बड़ी मुश्किल थी. बैरिस्टर साहब को बड़ी परेशानी थी न्यूयॉर्क वफ्द के पहुंचने की, और मैंने उनको बताया था कि वो 31 को जो है वहाँ पे पहुंचेंगे, और कल से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है. तो इंशाल्लाह कल से आपको जो है हर चीज़ की अपडेट आएगी. और साथ आपको फिर भी अगर अपडेट ना मिल रही हो, न्यूज़ चैनल ढूंढने में मुश्किल हो, न्यूज़पेपर पढ़ने में मुश्किल हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला इनको डेली लाइव अपडेट्स व्हाट्सएप करती रहूंगी, ताकि इनका दोबारा ये गिलाना हो कि कहाँ से अपडेट्स लेनी है. हाँ ठीक मैडम, हम तो कहते हैं कि आप हमें उस ग्रुप में डलवा दें परमानेंटली, जिसमें आप ग्रुप में ऐड करवा देना, ताकि ये गलतफहमी वैसे ही खत्म हो जाए. नहीं, मैं पर्सनली इनसे शेयर करती रहूंगी और लिंक्स शेयर करूंगी टीवी चैनल्स के और न्यूज चैनल्स के, ताकि इनको पता हो कि मैं नहीं कह रही, टीवी कह रहा है, मैं नहीं कह रही. परेशानी तो ये है ना, इनको थोड़ी दिक्कत होती है. जाहिर इनका ध्यान इतने सारे दुनिया जहान के गमों का बोझ इन्होंने लिया हुआ है, पाकिस्तान के गमों का बोझ लिया हुआ है, तो इनको मुश्किल होती है चैनल ढूंढने में. उस बोझ को संभालना इनके लिए मुश्किल है. चलें ठीक है. तो इसलिए जो है मैंने कहा इनका बोझ कम कर दूं, इनको लिंक्स भेज दिया करूंगी. इस बात का गम ना करें. जरूर. देखिए मैम, हम सियासत को, और हम क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि हर हुब्बुल वतन पाकिस्तानी के दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं. हाँ. और हम भी थोड़ी सी हुब्बुल वतनी, ज्यादा आ रही है इस वक्त. नहीं मैडम, मैं बात को सीरियस कर रहा हूँ कि जैसे कि अब इस बात की दलील, ये तो हुब्बुल वतनी की दलील है कि आपके दिलों का वजीर आजम कौन है. तो हम भी क्योंकि गरीब गुरबा भी इस मुल्क में थोड़ा हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, तो हमारे दिलों के वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ही हैं नेचुरली. थोड़े जज्बे को ज्यादा करें ना साथ साहब, हर चीज थोड़ी थोड़ी क्यों. मैडम जज्बे को थोड़ा ज्यादा करें, इसलिए क्योंकि वो यही तो आपसे गिला है. इसलिए क्योंकि वो महंगाई ने, बेरोजगारी ने, दीगर चीजों ने कमर तोड़ के रखी हुई है. तो अगर हम भी एवनफील्ड के 1700 कनाल के राशन कार्ड का पता नहीं चला आपको अभी तक? जी मैम, यही कह रहा हूँ कि अगर हम भी जाती उम्रा के 1700 कनाल या एवनफील्ड के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपार्टमेंट्स में रहते होते, तो हमारा भी जज्बा थोड़ा सा ज्यादा होता. क्योंकि हम राशन कार्ड पे रहने वाली आवाम है. हम वो अवाम हैं जो कि इस महीने का खर्चा अपना बच्चों के बिल या घर का रेंट या किचन का खर्चा थोड़ा आपस में बैलेंस करते हैं. तो हमारे दिल भी नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत से सरशार हैं. सिर्फ उस मोहब्बत में थोड़ी सी थकन भी साथ शामिल है. ठीक कह रहे हैं, थोड़ी सी साथ थकन भी शामिल है. मैडम, मैं बात तो भी की नहीं, आप देखिए बात तो मैंने की नहीं. कोई बात नहीं, आपने पूरी भी करनी है तो आपने गम नहीं सुनाने. आज अब लोग थोड़े थके हुए हैं गम सुन सुन के, कोई अच्छी बातें भी उनको
سننے دیں. میں بتاتی ہوں کہ وہ بیچاری غریب عوام جو لنگر خانوں سے کھانا کھا کے زندگی گزارتی تھی, الحمدللہ ان کو اسکول میں اسکالرشپ بھی مل رہا ہے, ان کو فری سولر پینلز بھی مل رہے ہیں, ان کو جو ہے جو کاشتکار ہیں ان کو فری ٹریکٹرز بھی مل رہے ہیں, ان کو سیڈز کے اوپر سبسڈی بھی مل رہی ہے, آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں. ان کے بچوں کو پیڈ انٹرنشپس بھی مل رہی ہیں میڈم, سوری میڈم, جو آپ نے بات کی, انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جانے کے لیے اسکالرشپس بھی مل رہی ہیں. تو فکر نہ کریں, ان کو بالکل یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ میں لنگر خانے سے کھانا کھاؤں یا گھر سے کھانا کھاؤں. they will have a better life, better priorities انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. میم سب سے پہلے تو کتنی ایک یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے میڈم نے جو کی کہ جو لنگر خانوں میں لوگ تھے نا ان کو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس مل رہے ہیں. کتنی یہ کمال بات ہے. یہ ایسی ہے کہ آپ مجھے ایک اسپیس شپ لے دیں, وہ گھر میں پارک رہے گا, مجھے گاڑی چلانی پراپرلی نہیں آتی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو لوگ لنگر خانوں میں ہیں ان کو ایک مزدوری کی نوکری چاہیے, ان کو اپنے جو جس کھیت کے اندر وہ صبح سے لے کے شام تک دہقان کی طرح کام کرتے ہیں. میڈم بات پورے تو سن لیں, وہ بات پوری تو سن لیں, لنگر خانے سے کھانا اس لیے میڈم کھاتے تھے بات پوری تو سن لیں. نہیں پتا تھا کہ گھر میں کھانا بنائے یا بچے کی اسکول کی فیس دیں. جب ان کے اسکول کی فی پیڈ ہے, جب ان کو مہینے کا راشن مل رہا ہے, اسکول کی فی پیڈ ہے, دوائی مفت میں مل رہی ہے, گھر پہ ڈیلیور ہو رہی ہے, تو الحمدللہ ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بات ہے. لنگر خانے میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جو شخص لنگر خانے میں کھانا کھا رہا تھا ہم اس کو لیپ ٹاپ کھا رہے, یہ میں نے ہرگز نہیں کہا. میڈم بصد احترام, کیا آپ کے خیال میں لوگ اس وقت اس اکانومی میں مہنگائی, دوائی, تعلیم, بجلی کے خرچے سے تنگ نہیں ہیں؟ کیا یہ میڈم کا کہنا ہے کہ پہلے وہ تنگ تھے 2019 میں, میرا یہ بالکل کہنا, اب وہ تنگ نہیں ہے؟ میڈم ذرا اپنی اسکارٹ کے بغیر نا ذرا ڈی چوک کا چکر لگا کے دکھائیں, اپنی اسکارٹ کے بغیر ذرا لبرٹی میں گھوم کے دکھائیں, یہ والے نعرے مارتے ہوئے لوگوں نے اگر ایک سنگل حال میں واپس پہنچا دیا تو کیا بات ہوگی. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. آپ کو میرا حلیہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا میں ابھی سیالکوٹ, میڈم وہ آپ کے آگے پیچھے کی اسکارٹ بھی پتہ ہے نا کیونکہ آپ حکومت کی وہ ہیں, آپ کے آگے پیچھے کا پیرافینیلیا بھی ساتھ ہے. آپ اپنے پیرافینیلیا کے بغیر لبرٹی چوک میں بھولی جوس ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کے حق میں نعرہ مارے, اسکارٹ کوئی ساتھ نہ ہو, ذرا جوس تو پیئے نا. اب مجھے نہیں پتا بھولی جوس والے شاید آپ کی طرح ہو نا, دنیا بھر کا کام اٹریکٹ کرتے ہو, لیکن میں عوام کے اندر پچھلے 14 دن سے صبح سے رات تک میں نے کھانا بھی انہی گلیوں میں کھایا ہے, میں نے کھانا بھی انہی گلیوں میں کھایا ہے, میں نے ناشتہ بھی انہی گلیوں میں کیا ہے, اور الحمدللہ everybody that I met, اور میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتی ہوں. اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ 50 ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ کے مطابق 11,000 کی لیڈ سے پی ایم ایل این وہ تو ہمیں کل رات کو ہی پتا تھا, وہ تو پولنگ سٹیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کا یہ کہنا ہے جو چاہیے I can share that with you, اور یہ مریم نواز کی 1 سال کی پرفارمنس کا نتیجہ ہے. یہ آپ کے لیڈر کی جیل میں بیٹھی ہوئی ٹویٹوں کا نتیجہ نہیں ہے, یہ مریم نواز کی 1 سال کی پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آ رہا ہے. آپ میں اور عظمیٰ بخاری میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے کہ ہم گفتگو اس طرح کریں گے کہ میں بات کروں گا آپ سنیں گی, آپ بات کریں گی میں سنوں گا. یہی مہذب باتیں تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں, آپ کی باتیں تو I'm sure کوئی بھی سنے بہت انٹرٹین ہوگا, عظمیٰ بخاری ہو یا وہ ہماری جتنی مرضی سینئر لیڈرشپ وہ سب انٹرٹین ہوں گے آپ کی باتیں سن کے, اور آپ کا غم بانٹیں گے کہ اتنا دکھ دنیا میں دکھ ہی کم ہے جتنا دکھ آپ نے دیکھ لیا ہے. میڈم مہذب معاشروں میں گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے کہ پہلے ایک شخص بات کرتا ہے, اپنی دلیل دیتا ہے, دوسرا سنتا ہے, پھر اس کے خلاف اپنی کاؤنٹر دلیل دیتا ہے. یہ ہمارا نیا کلچر ہے جس میں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا نام لیا, عطاءاللہ طارڑ صاحب, اس طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جن کا یہ خیال ہے کہ اونچا بول دینا دلیل کے بغیر یہی بس انسان کی وکٹری. آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہے, اگر آپ کسی طریقے اگلے کے 40 سیکنڈ کے اندر بھی اگر آپ اگلے کے 40 سیکنڈ کے اندر بھی اونچی اونچی بولتے رہیں گے تو پھر وہ کوئی دلیل نہیں ہوگی, اور عوام تو بیوقوف ہے, جب تک ان تک دلیل پہنچے گی نہیں وہ میڈم کی بات سن لیں گی کہ کتنا اچھا چل رہا ہے, چلے ہمارے پاس نوکری نہیں, گھر میں کھانے کو نہیں, بچے اسکول میں نہیں جا رہے, لیکن میڈم مس مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹک ٹاک کے لیے کسی کو تو چلے لیپ ٹاپ دیا, عوام اس کے اوپر رات کھلے آسمان کے نیچے بھوکے پیٹ عوام گزار لے گی. گزارش ہے میڈم گزارش ہے کہ آپ حکومتی پارٹی ہیں, آپ کو اس بات کا درد ہونا چاہیے, چیسٹ تھمپنگ نہیں کرنی چاہیے
दर्द होना चाहिए कि लोग इस वक्त पिसे हुए हैं। आपका जो ग्रोथ रेट आपकी अपनी हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है वो 2% से तकरीबन नीचे है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो 6.5 6.8% की एक्सपेक्टेशन के ग्रोथ रेट थे, आपने तकरीबन 0 या पता नहीं कितने के ऊपर आप चला रहे हैं। आपको इस बात की थोड़ी निदामत होनी चाहिए। किसान फसल नहीं लगा रहा अपनी, आपको इस बात की थोड़ी निदामत होनी चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस वक्त हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर आउटसाइड द स्कूल, जो इस वक्त स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। आपको थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके अंदर थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ बैरिस्टर साहब, ये एक साल में नहीं हुआ। थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाएं, थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाएं। इसके अंदर अगर आप एक पसमानदा कौम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं तो उसमें ये मतलब नहीं है कि आप इल्जाम लगाते रहे और मैं आपके इल्जामात के आगे घुटने टेकती रहूं। मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ये कल की बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा जो है वो प्री स्कूल, और प्री स्कूल का ये लेवल है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का अपना बेटा जो है वो उसी गवर्नमेंट प्री स्कूल। मैडम आपको पता है कि जिस स्कूल के अंदर आपका एजुकेशन मिनिस्टर का गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें आपका एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ते हैं कि बेटा पढ़ता है, आपको पता है कि पूरे पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स का बजट अलग है और उस स्कूल का बजट अलग है। उसके ऊपर 2 अरब रुपया इलेदा सैंक्शन किया गया, अखबारों के अंदर कवर हुआ। खुदा का वास्ता है, आपको ये मैं आपको बता रही हूं कि प्री स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही है और वो स्टेट ऑफ। ठीक है, आमना की ऑडियो का कुछ इशू है। हमारी टोटल गुजारिश है, हुकूमत अच्छे काम भी कर रही है, बुरे काम भी कर रही है, तमाम हुकूमतों को। सॉरी, मेरी इतनी सी इस्तदा, हुकूमत कुछ काम अच्छे कर रही है, हुकूमत कुछ काम अच्छे नहीं कर रही। जैसे माजी की भी कुछ हुकूमतें अच्छे काम करती थी, माजी की भी हुकूमतें कुछ काम अच्छे करती थी, कुछ अच्छे नहीं करती थी। लेकिन जब अवाम पिस रही हो तो आपको अपने अच्छे कामों की चेस्ट थम्पिंग नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए। आपके अच्छे काम अगर आप देर तक करते रहेंगे तो लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचेगा, लोग खुद ये बात करेंगे। अगर लोग बेरोजगारी में पिस रहे हैं और आप चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं कि हमने टिकटॉक बनाने के लिए 5 लोगों को लैपटॉप दे दिया, तो इससे लोगों के अवाम के मसाइल खत्म नहीं हुए। इस पे चेस्ट थम्पिंग ना करें, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी दिखाएं, लोगों को रीच आउट करें। ये आपके लोग हैं, ये आपसे बात करेंगे। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ईरान के जोहरी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। स्टे विद मी। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, ईरान का जोहरी प्रोग्राम एक बार फिर से आलमी सतह पर मौजूए बहस बन चुका है। IAEA की जो रिपोर्ट है वो कल उसके मुताबिक 2015 की जो एक अग्रीमेंट है उसके मुताबिक उसके खिलाफ बल्कि जाते हुए ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो बढ़ा ली, जो कि अब 60% के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि जोहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है ईरान। अब उसका जवाब देते हुए इसराइल की जानिब से कहा गया कि जो इरादे हैं ईरान के वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आज ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तरदीद कर दी। ईरान ने कहा कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो अमन के मुताबिक ही होंगे, हम अमन के ख्वाह हैं, उसके अलावा हम लोग कोई भी प्लान नहीं कर रहे। सो इस पे डिस्कशन हम करते हैं कि जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लग रहा है कि अमेरिका को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो इसराइल का साथ देगा। सो साथ पहले तो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आते हैं दीगर चीजों पर। क्या अमेरिका ने साथ दिया आपको लगता है ईरान के और इस सब मामले में इसराइल का? देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि अमेरिका इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो उसको हर किस्म की सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका के अंदर भी इसराइल की बहुत सारी सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, जो उनके कांग्रेसमैन हैं, उनकी सोसाइटीज हैं, उनके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर एक डिसेंटिंग वॉइस भी इस दफा पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा उठी, जिसको के ट्रांसलेट बाद में किया गया, जो हार्वर्ड के ऊपर कदगन लगी, जो कोलंबिया के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के अंदर हुआ। अमेरिका के अंदर एक प्रो पैलेस्टीनियन इसराइल की और अमेरिका की पॉलिसी से डिसेंट की आवाज भी। शुक्र है आप पहले पढ़ के आ गए। जी मैम, बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बड़ा मुश्किल हो गया आपके। अच्छा, बाय द वे, थोड़ी सी यहाँ से आगे बात करूं, इंडिया के एंड देन चाइना। मैं थोड़ी सी आगे की बात करूं। अब तो साथ साहब और भी ज्यादा स्पेशल हो गए ना। हाँ, क्योंकि अब हार्वर्ड लोग उस तरह जा नहीं सकते। वो आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो अब हार्वर्ड ग्रेजुएट्स की सप्लाई खत्म हो गई है और डिमांड ही डिमांड है, तो फिर साथ साथ तो और ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ गई। इनकी पहले ही बहुत थी। सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा आगे तो ये बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका जी वांटेड है आप। अच्छा, मैं गुजारिश करूं कि ये बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका की पॉलिसीज प्रो
इसराइल रही हैं, ये बात हाँ। दुरुस्त है। Okay. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो ट्रेडिशनल एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था उससे अपने आप को डिफर किया, अब उससे अपने आप को तब्दील किया, ख्वाह वो यूक्रेन के अंदर हो उसने तब्दील किया है, ख्वाह वो इकोनॉमी और टैरिफ वॉर्स के ऊपर हो उसने ट्रेडिशनल एस्टैब्लिशमेंट के अमेरिकन व्यू से तब्दील किया अपने आप को। और मेरे ख्याल में जो उम्मीद इसराइल को थी कि वो इस अक्टूबर 2023 की आड़ में, जिसमें उसने बहुत सारी रीजन के अंदर असैसिनेशंस, हिजबुल्लाह की, सिनवार की, दीगर पैलेस्टीनियंस की, हाई प्रोफाइल ईरान की और पैलेस्टाइन के अंदर असैसिनेशंस की, शायद इसराइल को लगता था कि अमेरिका एक ऑल आउट जंग ईरान के साथ करने में उसका साथ देगा या शायद उसको लीड करेगा। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी से, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज थी, उनसे डिफर किया है, वहां पे मेरे ख्याल में एक ये जगह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी लगता नहीं कि ईरान के साथ एक या खुद ऑल आउट वॉर करना चाहती है या इसराइल की एक ऑल आउट वॉर ईरान के अंदर इसराइल का मिलिट्री और दीगर साथ देना चाहती है। लगता ये है उनकी बात से भी और उनकी पॉलिसी से भी कि वो इस खित्ते के अंदर कुछ अमन चाहते हैं। वो ये जरूर चाहते हैं कि लोग इसराइल को तस्लीम कर लें, इसराइल की अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं, दीगर चीजें आ जाएं, लेकिन इसके लिए वो एक रीजनल मिडल ईस्ट वॉर नहीं चाहते। और ये इसराइल के लिए इसकी वजह क्या है? आपने जो कहा डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं मेरे ख्याल है उसमें कि डिफर किया, शिफ्ट किया, वो एक तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी, उनके कैंपेन प्रोमिसेस थे कि मैं जंगों को खत्म करूंगा, जैसे कि यूक्रेन के अंदर भी सीज फायर करने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी उन्होंने कहा कि सीज फायर करें, इसको मैं रिजॉल्व करने के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हूं, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मेरा ख्याल है इसी की एक्सटेंशन है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी जंग नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ एक और गुजारिश भी करूं कि अमेरिका की जो ट्रेडिशनल यूनिपोलर वर्ल्ड की ताकत थी कि अमेरिका अकेला दुनिया की ओपिनियन को स्वे कर सकता था किसी भी रीजन के अंदर, जो हमने 2001 के बाद से देखा, ख्वाह अफगानिस्तान के अंदर जंग हो, इराक में जंग हो, सीरिया की बमबारी हो, लेबनान के मसाइल हो, वो वक्त अब गुजर गया। आज 2025 में, सदी शुरू होने के 25 साल बाद, अमेरिका उस तरह यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। अब उसने अगर इस तरह की कोई भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट लड़नी है तो उसे इस बात को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि रूस कहां खड़ा है, चीन कहां खड़ा है, बाकी की दुनिया कहां खड़ी है। मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें उनको जंग से रोकती हैं। हाँ, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में ये सवाल है, आप उसको मेरा जाती सवाल मेरी जात के लिए समझे। बहुत लोग अपने इलेक्शंस में कैंपेन्स जो उनकी होती हैं उसमें बहुत वादे करके आते हैं, लेकिन कभी वो वादे पूरे नहीं होते। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जिनकी पर्सनैलिटी को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि आप कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने एक बार फिर साबित भी किया इसको, लेकिन जो वो चाहते हैं वो जरूर करेंगे, चाहे उनको किसी किस्म का नुकसान भी उठाना पड़े, कि उनकी पर्सनैलिटी, जो लिखने वाले भी हैं वो यही लिखते हैं उनके बारे में। तो अब अगर उनका खुद कोई पर्सनल स्टेक ना हो, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आवाम से ये वादा किया था इस तरह करेंगे, इसकी ये वजह है, या इसराइल जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू उनके बड़े अच्छे दोस्त कंसिडर किए जाते हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, मेरा जो पिछला जवाब था उसी को इसमें प्लग इन करते हुए मैं सिर्फ एक जुमला कहूं कि ये जो आइडिया है ना कि लोग कैंपेन में बहुत सारे वादे करते हैं जो बाद में जाके ट्रांसलेट नहीं करते, हाँ? ये साउथ एशिया का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में सुनामी के भी होते हैं, करोड़ मैडम, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कहा, बड़े बड़े वादे होते हैं नम्रा, सारे वादे पूरे तो नहीं होते। मैडम, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कहा, मैंने किसी एक मुल्क का भी नहीं कहा। कभी मैंने हो कहा हमारा साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल कल्चर है, बांग्लादेश का, भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आपने कहा ये मसला है कि वादे होते हैं और वादे पूरे नहीं होते। मैंने तो सिर्फ चंद वादे याद लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मैं सिर्फ इसमें जुमला सिर्फ इतना सा कहूं कि ये बात, ये आग चारों तरफ, दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो आप ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कह देते हैं कि ये हैं वो असासे, मेरे तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, बाद में वो चिट्टा झूठ भी निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पॉलिटिकल कल्चर अलग है, अमेरिका का हमारी तरह नहीं है। वहां पे इस तरह की बात हुई होती तो उन्होंने सजा दे दी होती। जी आमना, आपको लगता है कि हमारा कल्चर डिफरेंट है? शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने वादे से पीछे नहीं जा सकते। उन्होंने आवाम से वादा किया था कि मैं जब आऊंगा तो जो जंगे उनको रुकवाऊंगा, तो अब उनको रुकवाना पड़ रही है, चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो या फिर इसराइल गजा हो, जो कि अभी नहीं रुकी है और उसकी बड़ी दर्दनाक खबरें सामने आती हैं। आई प्रे एंड आई विश कि वो भी खत्म हो जाए। लेकिन ईरान वाले फ्रंट पे, जहां पे इसराइल बहुत ज्यादा हद तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ देंगे।
देखिए नम्रा, बात ये है कि हम इस पे पहले काफी दफा बात कर चुके हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, वो भी बहुत हद तक चेंज हो रही है और अब तमाम लोगों को ये बात समझ आने लग गई है, वो हमारे फेवरेबल कंट्रीज हों, हमारे ओपोनेंट्स हों, प्रो पाकिस्तान हो, एंटी पाकिस्तान हो, दुनिया में जनरली ये चेंज आ रहा है कि वॉर, सबको समझ आ गई है कि वॉर का कोई रिजल्ट नहीं होगा। बहुत सारे ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। एक छोटा सा आप ये देखें ना कि जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, वो एक झलकी थी हल्की सी, और उसके अंदर कितनी जाने गई। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का ओपिनियन है, मेरे दिल में तो हर उस शख्स का भी दर्द है जो बॉर्डर के उस पार भी अपनी जान जिसने गवाई, क्योंकि इंसानी जान क्या बात है आपकी, क्योंकि आपके दिल में तो क्या क्या दर्द है, वाह। किसी की भी और किसी जगह भी आपकी अजमत को हम सलाम कहते हैं इस बार। बस साथ साहब, आपसे फिर भी कम है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई थोड़ी बहुत खुशहाली इधर उधर नजर आ जाती है, पर आपकी हीलिंग पावर्स, क्या बात है उनकी, जो सारी दुनिया का काम अट्रैक्ट करती है। बट 2 मिनट की अगर मोहलत दें तो अपना जवाब खत्म कर दूं, फिर दोबारा आज आपकी हीलिंग पावर्स को सराहूंगी। यू अट्रैक्ट व्हाट यू फियर। मुझे बात लगता है ये कि नम्रा साथ साहब कि- जो है वो किसी की जान जाने से बहुत डरते हैं, इसलिए जो जंगे होती हैं जिसमें अगर जान चली जाती है। साथ साहब के अंदर अच्छा मैडम, आप सवाल का दुख जवाब। लेने का हौसला इतना ज्यादा है कि उनको दुख, सारी दुनिया का दुख फील उनके अंदर समा ज्यादा जाता करते है, हैं फिर भी शायद। और की गुंजाइश रहती है। हाँ, सो अच्छा, खैर कमिंग बैक टू दैट, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए पूरी दुनिया को इस एक इंसिडेंट से भी ना, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं था, ये इंसिडेंट ये पूरी दुनिया के लिए था। जो कुछ पैलेस्टीन में हो रहा है, एक तो पहली बात ये है कि बहुत अफसोसनाक है, हम सबको उनका भी बहुत दर्द है, इतने बच्चे, इतनी माएं एक दूसरे से महरूम हो गए। सो आफ्टर दैट आई थिंक एवरीबडी नोज कि जंग किसी बात का हल नहीं है, वॉर किसी बात का हल नहीं है। आई एग्री विद द फैक्ट जो साद साहब ने कहा, साथ साहब ने जो, मुझे 1 मिनट दीजिएगा नम्रा, जो साथ साहब ने कहा कि ट्रंप ने ये वादा किया था कि वो एंटी वॉर सेंटिमेंट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो दुनिया में पीस फैलाने की कोशिश करेंगे, और इवन उन्होंने जब ये सीज फायर कराया तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हमें थैंकफुल होना चाहिए इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जिस तरीके से, बेशक हम आज ये कहते हैं कि जी इंडिया ने जाके उनको सीज फायर का कहा, लेकिन ये सीज फायर इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ना होता तो दोनों तरफ और जाने जाती, दोनों तरफ और नुकसान होता। हम तो अपने घरों में सोए रहते, लेकिन हमारी फौजी जवान जो हैं वो अपनी पता नहीं कितनी और जवानें दोनों तरफ गंवाते। हम जीते जंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे जवान भी मारे गए, उनके जवान भी मारे गए, और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक भी इंसानी जान जो है वो जानी चाहिए। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई बिलीव कि अमेरिका जो है इस वजह से भी इसराइल का साथ नहीं देगा, because they also understand and I or maybe they cannot appreciate their afford this peace war policy, और मेरा ख्याल है कि उसको वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अच्छा साथ साहब, ये जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से, इसमें बाकायदा तौर पे बताया गया कि किस तरह से 60% हो चुकी है ऑलमोस्ट ईरान की जानिब से यूरेनियम एनरिचमेंट, और वो 90% के बहुत करीब है, जो कि जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। वो 2015 का जो अग्रीमेंट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। So, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं साथ साहब? ये किस तरह से ऐसे आती है? उसको ईरान ने उसकी तरदीद कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये होता कैसे है? देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल एटॉमिक मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं जो अपने स्टैंडर्ड्स डिटरमिन करती हैं, और फिर इंटरनेशनल मॉनिटर्स हैं जो कहने को इंडिपेंडेंट हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके चीजें चेक करते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हैं, पाकिस्तान के भी चेक होते हैं, बाकी दुनिया के भी चेक होते हैं कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जा रहे हैं। मेरी बसद एहतराम इसमें थोड़ी सी गुजारिश फर्क है। लेट्स से कि अगर आप आज इमेजिन करें कि आज 2025 ना हो, 2125 हो, 100 साल गुजर गए, ठीक है, तो क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ 6-7 ममालिक की मिरास होगी? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप साइंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज को कुछ ममालिक, कुछ जगहों तक आप कन्फाइन कर लें। हमारी इंटरनेट की, एआई की, स्पेस प्रोग्राम्स की एज है। यहां पे आप ये तो कर सकते हैं कि कोई मुल्क खुद ये कहे, स्विट्जरलैंड कहे कि हम नहीं डेवलप करना चाहते, हम कभी भी नहीं करेंगे, उनकी चॉइस है। जापान कहे हम नहीं डेवलप करना चाहते, कभी भी नहीं करेंगे। जर्मनी कहे हम नहीं डेवलप करना चाहते, कभी नहीं करेंगे, उनकी चॉइस है। लेकिन अगर कोई कौम भी, कोई मुल्क भी ये कोशिश करे कि हम इसको डेवलप करना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर को, तो आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अंदर रख के उसको डिले तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि साइंसी तरक्की की राह रोकते हैं। लेट्स से कोई कहे कि आज दुनिया कहे कि हम एआई सिर्फ अमेरिका रखेगा और चीन रखेगा, तो क्या इसका मतलब है कि
ऐसे ही होगा भाई. एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है ये 20th सेंचुरी के अंदर कुछ ममालिक के पास थी, आपने रेगुलेट भी किया, आप उसको वेपनाइज नहीं करना चाहते, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो कि बिजली के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत सारी और चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, साइंस को, क्वांटम मैकेनिक्स को किसी कौम से दूर तो नहीं रख सकते हमेशा के लिए. ये तो ऐसे ही है कि अगर इंग्लिस्तान पहिया बना ले, अब से 2000 साल पहले उन्होंने पहिया बना लिया, लेट्स से इजिप्ट ने, तो फिर क्या उन्होंने कहा कि आज से हम कोशिश करेंगे कि और कोई पहिया ना बनाए. भाई आप थोड़ी देर के लिए उसको डिले कर सकते हैं. सिर्फ एक ऐसी चीज है इंटेलिजेंस की, तरक्की की, सिर्फ बैरिस्टर साद रसूल का दिमाग जो है ना, उससे पूरी दुनिया महरूम रहेगी. वो शेयर नहीं हो सकता. उसके अलावा आप समड़ियाल का इलेक्शन जीत गई हैं, गरीबों को जाने दें. आप गरीबों को अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए. आई एम सो हैप्पी. गरीबों को जाने दें. साथ साथ मैं, आपने देखा होगा फोन पे मुझे साथ साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मेरी खुशी जो है ना वो इस वक्त इतनी ज्यादा है कि मुझे आपकी तल्ख बातें भी तल्ख नहीं लग रही. मैं उन पे भी खुश हो रही हूँ. आपने इससे पहले कभी देखा है कि मैं आपकी ऐसी बातों के ऊपर इतनी खुश हूँ? मैडम हमने तो कल शाम को ही अपने जो 2-4 दोस्त यार थे आपकी पार्टी के, जो अभी भी हमसे बात करने के रवादार हैं, कल शाम को ही उनको मुबारक दे दी थी कि आप कल का इलेक्शन जीत चुके हैं. तो आपको भी मैडम मुबारक हो. आपको पता है, क्योंकि आपको पता है, सारे मुल्क को पता है मैडम, सारे मुल्क को पता है. जो परफॉर्मेंस है उसके क्या रिजल्ट्स होने हैं वो आपको पता है. बेशक सारा पाकिस्तान इस बात का गवाही देता है. पाकिस्तान तो सुबह दोपहर शाम बात ही ये करता है कि देखें कितनी, मतलब सारा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी सिर्फ नवाज शरीफ साहब के दिलों के वजीर आजम वाली है. और अब इसी वजह से हमें अभी भी पता है कि लेट्स से कल मैडम कहीं का भी इलेक्शन तो करवा अपनी जगह है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारा वोट जो है ये मरियम नवाज की पिछले 1.25 साल की परफॉर्मेंस का वोट है, क्योंकि आवाम को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और आज तक क्या होता आ रहा है. मैडम आपने पिलडाट के और दीगर सर्वेस देखे जो भी रिसेंटली मार्च के अंदर आए थे आपकी गवर्नमेंट के बारे में, उनके अंदर मरियम नवाज साहिबा, उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ऊंची है कि कानों को हाथ लगाने का दिल करता है. या पाकिस्तान की आवाम किसको वोट देगी, अगर सर्वेज अब ये डिसाइड करने लग गए तो फिर मेरा ख्याल है कि नहीं मैडम, पाकिस्तान की आवाम किसको वोट देगी ये तो सिकंदर सुल्तान राजा ही डिसाइड करेगा ना. आवाम थोड़ी डिसाइड या सर्वे थोड़ी डिसाइड करेंगे. हो के पूरा दिन मैडम हम मानते हैं आपके सिस्टम को, बता सकते हम आपके सिस्टम को मानते हैं. अच्छा लग रहा है, कितने वोट किस पार्टी को पड़े ये तो सिकंदर सुल्तान राजा ही बताएगा ना. आप और मैं तो नहीं बता सकते ना, आवाम बता सकती है. हमसे नाखुश होती है हम तब भी मानते हैं, लेकिन जब खुश है चले आमना साथ साहब कह रहे हैं वो सी बताएंगे, और वो अभी आपके हल्के का वो जो इलेक्शन हो रहा है सियालकोट का वो पता भी चल जाएगा. आमना, लेकिन जो साथ साहब ने ईरान से मुतालिक बात की मैं चाहती हूँ उस पर मुझे एक कमेंट चाहिए होगा आपका. साथ साहब ने कहा कि आप किसी एक जगह तक इसको महदूद नहीं रख सकते, ये कुदरत का निजाम है. कुछ अब्दुल कदीर खान जैसे दिमाग भी होते हैं, आप उनको किसी सूरत भी रोक नहीं सकते. मैं आपका एक कॉमेंट चाहूंगी, इस टॉपिक से जरा हट के है. मुझे ये बात करते हुए याद आया कि राना सनाउल्लाह कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो नहीं, असल में कोई और हीरो है. तो आप अग्री करती हैं साथ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो दिमाग होते हैं इनसे आप लड़ नहीं सकते, आप इस इंटेलिजेंस से फाइट में कमेंट नम्रा, क्योंकि मैंने खुद सुना. अच्छा मजे की बात है ये तो आपकी तरफ फैला, ये आपने खुद सुनी होती है. बैरून ममालिक के जो न्यूज चैनल है शायद उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो सारी आपने खुद सुनी हुई. जब तक मैंने कोई बात खुद ना सुनी हो ना मैं उसकी तस्वीर मैं सुना देती हूँ. एग्जैक्ट वर्ड जो थे वो ये थे, सवाल किया सहाफी ने जो एंकर था जंग के ऊपर कमेंट किया, आपने आज तक उसको कभी खुद नहीं सुना था. आपने पाकिस्तान किस वजह से बना उसके ऊपर कमेंट किया, आज तक आपने कभी खुद नहीं सुना था. आपने डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर कमेंट किया, आपने खुद नहीं सुना था. सिर्फ जहां आपकी पार्टी के खिलाफ बात आप होती है वहां पे आपने खुद सुननी होती है. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान के तौर पे मैंने उनको पढ़ा बचपन में. सारी तारीफें हमने की, आज तो आपको खुश होना चाहिए. मैं तो बहुत मेरा खुद सुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे खुद मौजूद थी. खुद सुनने का मतलब ये है कि मैंने उसकी कोई वीडियो देखी होगी, कोई ऑडियो सुनी होगी. मैंने सुना ही नहीं एक बयान में, कैसे उसकी तस्दीक या तरदीद कर दूं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी. जी कॉन्टेक्स्ट भी मैं बता रही हूँ आपको, अगर मुझे लेकिन क्लोजिंग की तरफ जाना है. नाज़रीन आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही. आमना बहुत सॉरी टू इंटरप्ट यू. नाज़रीन मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमेशा रहेंगे. कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया और जो दवाम बख्शा, जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है. इतना ही इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.